नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरे चैनल का नाम है दिव्य विद्या मंदिर। तो ये दिव्य तभी होगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और मैं पूरी मेहनत से मैं वचन देता हूँ, मैं पूरे उत्साह से कहता हूँ कि मैं आपके जीवन को दिव्य बनाने में पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ाएंगे अपभ्रंश। ये अपभ्रंश भाषा के विषय में साथियों बता दूं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत के बाद की जो भाषा है उसी का नाम है अपभ्रंश। इसका समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी का जो समय है उसी को अपभ्रंश कहा जाता है। ये साथियों मध्यकालीन जो आर्य भाषा है, आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था का ही नाम क्या है? अपभ्रंश है। इसे आप तृतीय प्राकृत भी कह सकते हैं। तृतीय प्राकृत भी आप इसे तृतीय प्राकृत या मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश। अब देखिए, इसे अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, गिरा हुआ, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, या बिगड़ा हुआ, या इसे कह लीजिए संस्कार च्युत भाषा, जिसमें संस्कार न रह गया हो, उससे पददलित भाषा जो है, गिरा हुआ भाषा या बिगड़ा हुआ भाषा। इसको एक विद्वान थे भर्तृहरि, उनका एक रचना हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, वाक्य पदीयम। ये रचना किसकी है? ये भर्तृहरि की है, वाक्य पदीयम। वाक्य पदीयम में भर्तृहरि ने, एक कवि थे, तो वाक्य पदीयम में भर्तृहरि के अनुसार एक कवि थे व्याडी। उनका क्या नाम था? व्याडी उनका नाम था। तो व्याडी ने अपभ्रंश को यही कहा है। क्या कहा है? संस्कारच्युत, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ भाषा, या भ्रष्ट, इसको क्या कहे हैं? भ्रष्ट या अशुद्ध, भ्रष्ट या अशुद्ध या संस्कारच्युत भाषा को भर्तृहरि के वाक्पदीयम के अनुसार एक कवि थे, उनका नाम था व्याड। व्याड ने अपभ्रंश को भ्रष्ट, अशुद्ध या संस्कारच्युत या गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ भाषा कहे हैं। तो इसको साथियों आप लोग जानते रहिए। इसके बाद इसका अपभ्रंश का अगर उदाहरण की बात करें तो इसका प्राचीन उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण अपभ्रंश भाषा का उदाहरण के रूप में एक नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र ये ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने अपभ्रंश को विभ्रष्ट, क्या कहा था? विभ्रष्ट। माने अपभ्रंश का मतलब ही है कि गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ या अनपढ़ों की भाषा, जिसमें न संस्कृत हो, न संस्कार हो, न सभ्यता हो, एकदम ये समझ लीजिए विभ्रष्ट भाषा है। तो इसको विद्वानों ने इसी तरह से संबोधित किया है। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भी इसे विभ्रष्ट कहा है। और जानिए, अपभ्रंश के कई नाम हैं। परीक्षा में कभी कभी अपभ्रंश नाम न दे करके इसका अन्य नाम पूछ लेता है, तो इसको नाम, इसके कई नाम हैं। अगर हम नाम की बात करें तो इसको आप क्या कहेंगे? अवहंस, अवहंस भी कहेंगे। और जानिए, इसे ग्रामीण भाषा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रामीण भाषा। और जानिए, इसे देसी भाषा कहेंगे। जब ग्रामीण रहेगा तो चीज़ क्या होगी? देसी भाषा भी रहेगी। और जानिए, इसे आभीरोक्ति, आभीरोक्ति माने एक जाति थी आभीर। तो आभीर जात की सर्वप्रथम चर्चा किसमें हुआ है? महाभारत में हुआ है। महाभारत एक ग्रंथ है वेदव्यास का, उसी में आभीर जात की चर्चा हुई है। और एक विद्वान थे दंडी,
दंडी ने एक ग्रंथ लिखा था काव्यादर्श। काव्यादर्श किसकी रचना है? ये दंडी की रचना है। इसमें दंडी ने अपभ्रंश को आभीर की भाषा कहा है। आभीर की भाषा को ही क्या कहा है? आभीर की भाषा को ही अपभ्रंश कहा है। तो मतलब ये आभीर शब्द यहाँ आ रहा है, इसीलिए इसे आभीरोक्ति नामकरण भी किया गया है। और आभीर जाति का अगर सर्वप्रथम किसी ग्रंथ में उल्लेख है तो उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। साथियों, इसके बाद ये भी जानिए कि ये जो आभीर जाति थी ये उत्तर पश्चिम भूखंड में पाई जाती थी। ये जो आभीर जाति थी ये उत्तर पश्चिम भूखंड में पाई जाती थी। तो उत्तर पश्चिम में जो जातियाँ पाई जाती थी उसको आप लोग जानिए, एक आभीर जात थी, एक गुर्जर जात थी और एक जाट। ये जो है उत्तर पश्चिम में ये जातियाँ पाई जाती हैं, आभीर, गुर्जर और जाट। अर्थात ये आभीर, गुर्जर और जाटों की भाषा थी अपभ्रंश। इसको आप लोग जानते रहिए क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी भूखंड में ये पाया जाता है। और साथियों, इसको भी जानिए कि एक कालिदास जी जो संस्कृत के बहुत बड़े नाटककार थे, उनका एक नाटक था विक्रमोर्वशीयम। ये विक्रमोर्वशीयम कालिदास का नाटक है। इसके चौथे अंक में, इसमें कई अंक है, तो चौथे अंक में अपभ्रंश के कुछ दोहें आए हैं। माने कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में के चौथे अंक में, जो चौथा अंक है, उसमें अपभ्रंश के कुछ दोहे आए हैं। और मित्रों, इसको भी आप जानते रहिए कि एक विद्वान थे भोलानाथ तिवारी। ये भोलानाथ तिवारी बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे और इन्हीं की टक्कर में एक और तिवारी थे, उनका नाम था उदय नारायण तिवारी। ये दो तिवारी हैं, उदय नारायण तिवारी। देखिए, ये दो तिवारी हैं, भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी। इन्होंने भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसको माना है? चंड को। एक कवि थे चंड, ये 6वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, 6वीं सदी में पैदा हुए थे चंड कवि। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है प्राकृत लक्षण। ये प्राकृत लक्षण इनका ग्रंथ है, किसका? चंड कवि का। तो इसमें इन्होंने भाषा अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग ये मानते हैं, अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता यही मानते हैं। किसको मानते हैं? चंड को मानते हैं। लेकिन ये मत जो है सिर्फ भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार है। इसको आप जानते रहे। अगर परीक्षा में ये पूछे कि भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तब चंड को आप बताइएगा, क्योंकि चंड ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था प्राकृत लक्षण। इसको साथियों आप लोग जानते रहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा, एक विद्वान थे शुक्ल, एक विद्वान थे आचार्य शुक्ल के अनुसार, इसको आप लोग जानते रहिए। तो शुक्ल के अनुसार एक थे वल्लभी के राजा थे। वल्लभी के राजा कौन थे? उनका नाम था धारसेन द्वितीय। और इनके पिताजी जो थे, इनके पिता थे गुहसेन का जो समय आचार्य शुक्ल बताए हैं 6 से 50 विक्रम संवत है। ये विक्रम संवत है। अगर इसको ईस्वी में आप चेंज करेंगे तो इसका मतलब हो गया 593 ईस्वी।
इसको अगर ईस्वी में आप कन्वर्ट करेंगे तो 593, इसमें से 57 घटाना पड़ता है विक्रम संवत में से, तो ईस्वी हो जाता है। तो 6 से 50 विक्रम संवत अर्थात 593 ईस्वी में ये शुक्ल के अनुसार वल्लभी के एक राजा धारसेन द्वितीय थे, उनके पिता का नाम था गोसेन। वो बताते हैं कि हमारे पिताजी गोसेन जो हैं वो 3 भाषाओं के विद्वान थे। पहले का नाम है संस्कृत, दूसरे का नाम है प्राकृत और तीसरे का नाम है अपभ्रंश। माने धारसेन द्वितीय ने स्वीकारा है कि हमारे पिताजी ये संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश के क्या हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश के तीनों के क्या थे, कवि थे, माने कविता लिखते थे। तीनों के, संस्कृत भाषा के भी कवि थे, प्राकृत भाषा के भी कवि थे और अपभ्रंश भाषा के भी कवि थे। ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि राजा धारसेन, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के पिता गोसेन जो 6 से 50 विक्रम संवत में संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के कवि को माना है, ये शिलालेख में लिखा गया है। तो आप जानिए इस मत को देने वाले संस्कृत के महापंडित, महाज्ञानी और महातपस्वी आचार्य शुक्ल हैं, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। समझ लीजिए जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा तब तक शुक्ल रहेंगे। शुक्ल को ही आधार बनाकर, शुक्ल इस हिंदी साहित्य इतिहास के क्या हैं, वटवृक्ष हैं। ये वटवृक्ष हैं और जितने भी इतिहासकार हैं ये उनकी, समझ लीजिए क्या हैं, उनकी डालियां हैं। ये वटवृक्ष हैं, इनका प्रशंसा कोई किया तो भी इतिहासकार हो गया, इनकी जब आलोचना कोई किया तो भी इतिहासकार हो गया। आचार्य शुक्ल जो है नींव की ईंट है। तो इसको साथियों जानते रहिए। इसके बाद आपको मैं बता दूं अपभ्रंश का भेद। अपभ्रंश का भेद, तो अपभ्रंश के भेद में भी कई विद्वानों का कई मत है। एक पहले विद्वान है नमिषाधु। नमिषाधु ही प्राकृत को संस्कृत से पूर्व की भाषा माना है नमिषाधु ने। तो यही नमिषाधु अपभ्रंश में भी अपना मत देते हैं कि ये, इसमें नमिषाधु के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला कौन सा है, पहला है उपनागर, पहला है उपनागर, इसको लिखते रहिए उपनागर। दूसरा है ग्राम में, दूसरा है ग्राम में, और तीसरा है आभीर। आभीर हमने अभी बताया कि आभीर एक जाति थी। आभीर से ही बाद में ये अहिर हुए हैं, अहिर से यादव हो गए। तो उपनागर, ग्राम और आभीर। आभीर एक जाति थी, ये उत्तर पश्चिम में पाई जाती थी, जहाँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल ये सब जो है आभीरों का गढ़ था। जाटों का, गुर्जरों का, ये सब पश्चिम और उत्तर में है। उपनागर और ग्राम, आभीर, ये 3 भेद अपभ्रंश के माने हैं। दूसरे विद्वान हैं मार्कंडे। मार्कंडे ये भी बहुत विद्वान थे और इनका एक ग्रंथ था प्राकृत सर्वस्व। इनका ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व। तो इन्होंने भी 3 भेद माना है। कितने भेद माने हैं, इन्होंने नागर मान लिया है, उसके बाद उपनागर मान लिया है, माने गुजरात और राजस्थान। नागर और उपनागर माने गुजरात और राजस्थान। और एक है ब्राचड़। ब्राचड़ माने सिंधु। ये देखिए गुजरात, राजस्थान और सिंधु, आज की अगर भाषा में बात करें तो नागर, उपनागर, ब्राचड़ माने गुजरात, राजस्थान और ब्राचड़ माने सिंधु का जो प्रदेश है, अर्थात उस उत्तर पश्चिम। इससे नामकरण से ही सिद्ध हो रहा है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ की बात हो रही है। तो मार्कंडे ये थे, मार्कंडे ने 3 भेद माना। उसके बाद एक थे याकोबी, ये विदेशी विद्वान हैं। याकोबी ये विदेशी विद्वान हैं। विदेशी विद्वानों को भी विद्वता दिखाने का शौक़ था हिंदी में, क्योंकि 2 साल तक अंग्रेज राज किए। तो इनको ये जो है बहुत विद्वता दिखाते दिखाते दिशाओं में बांट दिए। ये अपभ्रंश को 4 माने पूरब, पश्चिम, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, माने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी 4 वर्गों में बांट दिए। कौन, याकोबी। इसके बाद एक विद्वान थे तागरे। तागरे ने 3 भेद किया
और वो 3 भेद है, पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी है, पश्चिमी है, और उसके बाद देखिए ये दक्षिणी भेद नहीं करते हैं, ये उत्तरी भेद नहीं करते हैं, एक दक्षिणी भेद करते हैं। क्योंकि जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है उसमें दक्षिणी भेद कर देते हैं, उत्तरी नहीं करते हैं। तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भेद करते हैं। उत्तरी का इन्होंने त्याग कर दिया कि उत्तर में कोई है ही नहीं। उत्तर में एक खस है, खस माने पहाड़ी भाषा, जिससे कुमाऊनी और गढ़वाली निकला है, तो ये उत्तरी को नहीं मानते, दक्षिणी को मानते हैं। दक्षिणी में महाराष्ट्रीय अपभ्रंश निकला है। तो ये आप लोग जानते रहिए। फिर एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अभी 2019 में, फरवरी 2000, नामवर सिंह बनारस चंदौली में इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में, और 2019 में इनका निधन हुआ है। ये पहले प्रोफेसर थे BHU के, फिर वहाँ से जंप किए सीधा आ गए दिल्ली JNU में। तो JNU में बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर थे, और ये प्रोफेसर थे और बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक भी थे। तो इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी को ही माना है। किसको माना है? पूर्वी और पश्चिमी को माना है। अब ये 2 भेद किसके माने हैं? अपभ्रंश के 2 भेद माने हैं, पहला और दूसरा, ये 2 ही भेद मानते हैं। अब कहें कि उत्तरी को हटा दो, दक्षिणी को हटा दो, सिर्फ पूर्व और पश्चिम की बात करो। और ये जो इनका पहला जो शोध ग्रंथ था या आलोचना ग्रंथ कह लीजिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, अपभ्रंश का योगदान, यही इनका पहला ग्रंथ है। और ये समझ लीजिए, इसी पे समझ लीजिए इनका PhD वगैरह सब है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये लिखते कौन है? नामवर सिंह। और अपभ्रंश के योगदान में ही इन्होंने बताया है कि अपभ्रंश के 2 भेद हैं, एक पूर्वी है और दूसरा पश्चिमी है। तो इतने विद्वान थे। अच्छा, मार्कंडे की मैंने अभी चर्चा किया था, तो मार्कंडे का एक ग्रंथ है, मार्कंडे का एक ग्रंथ है। वह ग्रंथ कौन सा है मार्कंडे का? मार्कंडे का ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्य। प्राकृत सर्वस्य, प्राकृत सर्वस्व में मार्कंडे ने अपभ्रंश के कुल 27 भेद मान लिए। कितने भेद माने हैं? 27 भेद माने हैं। जबकि स्वयं मार्कंडे नागर, उपनागर और ब्राह्मण 3 भेद माने हैं। हालांकि अपने किताब में प्राकृत सर्वस्व में उन्होंने अपभ्रंश के 27 भेदों का उल्लेख किया है, चर्चा की है, लेकिन मार्कंडे स्वयं नागर, उपनागर और ब्राह्मण अपभ्रंश मानते हैं। तो इसके बाद साथियों, इस अपभ्रंश का ये तो भेद रहा। अब मैं थोड़ा अपभ्रंश की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा कि अपभ्रंश की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं उसको भी आप जानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश जो है ये संधिकालीन भाषा है। क्या है? संधिकालीन या संक्रमणकालीन भाषा, या संक्रांति, या क्या है? संक्रांति कालीन भाषा है, संक्रांतकालीन भाषा है। इसको आप लोग जानते रहिए। ये संधिकालीन, संक्रमणकालीन या संक्रांतकालीन भाषा किसको कहा गया है? अपभ्रंश को ही कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा के बीच की ये कड़ी है, और उस समय भाषाओं में बड़ा हेर फेर हो रहा था, बड़ा ही संक्रमण था। जैसे अभी कोरोना काल क्या था? ये संक्रमण था। ये एक ऐसा दौर था, समय का ऐसा खंड था कि इसमें बहुत सारे जो है संक्रमण का माहौल बन गया था। अब बहुत सारे लोग इस धरती से अलविदा ले लिए। तो उसी तरह से ये अपभ्रंश भी संधिकालीन, संक्रमणकालीन और संक्रांतकालीन भाषा है। तो जो संक्रमण काल होता है यह अस्थिरता का दौर होता है। इसमें न कोई शोध हो पाता है, न कोई अस्थायी उपाय हो पाता है। जैसे कोरोना नहीं हो पाया, उसी तरह से ये दौर भी अपभ्रंश का जो दौर है, क्योंकि ये 2 मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा की टकराहट थी और बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं विशेषताओं को आप गौर करिए। विशेषताएं आप जानते रहिए। तो पहली विशेषता है इसमें 2 वचन और 2 लिंग थे।
2 वचन थे और 2 लिंग थे। और जान लीजिए उकार बहुला भाषा थी। उकार बहुला, बहुला, उकार बहुला का मतलब आप क्या समझेंगे? अब देखिए उकार बहुला का मतलब ये है कि जैसे हिंदी में एक शब्द है मन, तो इसमें क्या होता था मन। एक शब्द है चल, तो इसमें क्या हो जाता था चल। देख रहे हैं, मन का मन हो गया, चल का चल हो गया। कारण जैसे एक शब्द मान लीजिए कारण है, तो इसमें अपभ्रंश में क्या हो जाता था कारणु। माने सब में आप गौर करेंगे ऊ की मात्रा लगी है। ऊ की मात्रा लगने की वजह से इसे आप क्या कहेंगे उकार बहुला भाषा। और साथियों जान लीजिए इसमें जो ये 2 द्विगुण व्यंजन औक्षिप्त व्यंजन थे, ये अपभ्रंश में क्या थे नहीं थे। किसमें थे अवहट्ठ। अवहट्ठ माने अपभ्रंश के बाद की जो अवस्था है और हिंदी से पहले की जो अवस्था है उसी को अवहट्ठ नाम दिया गया है विद्वानों द्वारा। उसमें ये द्विगुण व्यंजन क्या थे अपभ्रंश में नहीं थे। अपभ्रंश में ये नहीं थे और अवहट्ठ में ये आ गए थे द्विगुण व्यंजन, जो कि आज हिंदी में उसे मान्यता दिया गया है 52 वर्णों में। तो इसको भी आप जानते रहिए। उसके बाद अय और औ, जो ये 2 स्वर थे ये अपभ्रंश में नहीं थे। इसको आप लोग जानते रहिए। अय और औ ये 2 स्वर नहीं थे, इसको आप लोग जानते रहिए। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नहीं था। और द्वित्व माने एकदम हूबहू। अब जैसे पाली भाषा में भी संयुक्त व्यंजन नहीं था और द्वित्व व्यंजन क्या था तो पाली में था, तो अपभ्रंश में भी है संयुक्त व्यंजन नहीं था। जैसे अब उदाहरण से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जैसे मग्गु है, एक शब्द है मार्ग, तो मार्ग का अपभ्रंश में क्या हो गया ये देखिए संयुक्त है, जिसमें मग्ग हो गया। एक शब्द है स्वर्ग, स्वर्ग का अपभ्रंश में क्या हो गया शग्ग। माने स्वर्ग को अपभ्रंश में सग्ग कहा जाता था। इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। जैसे एक शब्द है चक्र, तो इसको जो है चक्क कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ द्वित्व हो रहा है, यहाँ देखिए द्वित्व हो रहा है और यहाँ क्या था हिंदी में संयुक्त है। तो ये अपभ्रंश की विशेषता है। यही विशेषता सेम पाली भाषा में भी थी, इसको आप लोग जानते रहिए। और एक विद्वान थे उदय नारायण तिवारी, इनको जानते रहिए। उदय नारायण ये बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने अपभ्रंश में स्वर और व्यंजन की संख्या ये माने हैं 10 स्वर है और 30 व्यंजन है। 30 क्या है व्यंजन है। जबकि साथियों इसको मैं विशेष गौर कर रहा हूँ, इसे यहाँ विशेष ध्यान दीजिए कि एक विद्वान ने डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ का संकलन किया है। अगर ये पूछा जाता है प्रश्न कि डॉक्टर नगेंद्र भी इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, बल्कि उन्होंने संकलन किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र के संकलन बुक में आप अपभ्रंश के 8 स्वर पाएंगे। ये गौर करते रहिएगा, चूँकि ये किताबों में मतभेद है तो कभी कभी परीक्षा में इससे हानि उठाना पड़ता है। तो आप लोग जानते रहिए उदय नारायण तिवारी ने 10 स्वर और 30 व्यंजन माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 8 स्वर और 8 स्वर माना है, 30 व्यंजन तो है ही है। तो ये भी आप लोग जानते रहिए। साथियों एक विद्वान थे, उनका नाम था किशोरी दास वाजपेयी। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, किशोरी दास वाजपेयी। ये अपभ्रंश को क्या कहते हैं ड़ भाषा, ड़ भाषा। तो इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमने शुरू से बताया कि अपभ्रंश जो है उत्तर पश्चिम में बोला जाता है, अर्थात जो नागर उपनागर ये जो भेद है राजस्थान का, तो राजस्थानी की सबसे बड़ी विशेषता है ट वर्ग प्रधान है। ट ठ ड ढ ड़ शब्द ज़्यादा है, जैसे राणा का है तो राणा हो जाएगा,
तो अड़ा जो है ज़्यादा आएगा। तो यहाँ देखिए अड़ा, इसीलिए इसे किशोरी दास वाजपेयी जो हिंदी के पाणिनि भी कहे जाते हैं, इन्होंने अड़ा भाषा, कुछ किताबों में कामता प्रसाद गुरु हैं, तो आप लोग जानते रहिए, तो ये भी जानते रहिए। इसके बाद साथियों मैं बस अब इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा 2 प्रश्न और बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपभ्रंश को तो जान लिए। अब एक है अवहट्ट, एक है अवहट्ट। अवहट्ट क्या है? ये माने अपभ्रंश की परवर्ती माने बाद की अवस्था है। बाद की अवस्था माने हिंदी के पूर्व की अवस्था, इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद हिंदी आता है। तो अपभ्रंश की परवर्ती माने बाद की अवस्था को क्या कहेंगे? या इस अवहट्ट इस शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये एक थे ज्योतिश्वर ठाकुर। इनको तो आप लोग जान ही रहे हैं, मिथिला के थे और इन्होंने लिख दिया था वर्ण रत्नाकर। हाँ, तो यहाँ देखो र है, यहाँ भी र आ गया, र मैच कर रहा है। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, र से ठाकुर, र से रत्नाकर। तो इन्होंने जो है ये अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में हुआ है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों अवहट्ट ये अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी, ये बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी का ही नाम क्या है? अवहट्ट है। तो इसे भी जानते रहिए। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा में बहुत है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, दुनिया भर का है। तो आधुनिक आर्य भाषा और अपभ्रंश के जो बीच की कड़ी है, उसी बीच की कड़ी का नाम क्या है? अवहट्ट है। तो साथियों ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग अपना स्नेह, प्यार, दुलार सब दीजिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद साथियों।